सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो हमारी प्रथम कक्षा हो चुकी है जिसमें हमने वर्ण विचार को समझा था। आज हमारी द्वितीय कक्षा है जिसमें हम सिलेबस का जो प्रथम बिंदु आता है संधि, उसको समझेंगे। वर्ण विचार को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक दो बार उसका और रिवीजन कर लेना, क्योंकि वो आपके संधि में भी काम आने वाला है, उपसर्ग में भी काम आने वाला है और प्रत्यय में भी आगे काम आने वाला है। तो उसको थोड़ा सा आप एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना। आज हमारा जो बिंदु है वो बिंदु आता है संधि। तो पहली बात आती है कि भाई संधि कहते किसे हैं। पहली बात आती है संधि कहते किसे हैं और ये होती कैसे हैं। थोड़ा इसका परिचय देखते हैं। तो भाई संधि ऐसा होती है कि दो, हमने जो वर्ण पढ़े थे कि भाई कोई भी भाषा होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या क्या होती है? वर्ण होती है। तो संधि जो होगी वो वर्णों के मध्य होगी। संधि किसके मध्य होगी? वर्णों के मध्य होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दो वर्ण परस्पर मिलते हैं और दोनों वर्णों में या दोनों में से एक वर्ण में अगर विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो वर्ण मिलते हैं, दो वर्णों के मध्य परस्पर मिलते हैं और इनके मध्य क्या आ जाए? विकार आ जाए। दो वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलकर दोनों के मध्य क्या आ जाए? विकार आ जाए, या दोनों में से एक में विकार आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब जैसे एक बार समझिए, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार होगी, है ना। तो जैसे एक शब्द लेते हैं, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय। तो इसमें कैसे संधि होगी, किस प्रकार हम वर्णों को निकालेंगे? तो पहला हमें क्या करना है कि जैसे ये द लिखा हुआ है ना, आधा द और ये और या लिखा हुआ है, ये इस प्रकार लिखा हुआ है ना। इसको जब हम, ये जो हम संयुक्त वर्ण लिख रहे हैं, हम जब मैंने संयुक्त वर्ण आपको पढ़ाए थे, संयुक्त व्यंजन, तब मैं आपको बता रहा था, तो मैंने 4 व्यंजन आपको बताए थे जो संयुक्त लिखे जाते हैं। बाकी हम परंपरा में लिखते आ रहे हैं, लेकिन उनको लिखा जाना उतना हिंदी में मानक नहीं है, इसलिए इसको इस प्रकार लिखा जाना ज्यादा शुद्ध माना जाता है। अब जैसे ये के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। ये को अलग लिख लिया और आ को लिख लिया अलग। ठीक है। अब अंतिम में जो इसको कहते हैं हम पूर्व पद और इसको कहते हैं हम उत्तर पद। ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मध्य संधि होगी। जो निकटतम है इनके मध्य हमेशा संधि होती है। तो इधर से आ गया आ, ये में से आ निकाल लिया, इधर क्या आ गया? सामने आ, और आ मिलकर क्या हो जाएगा? विकार होकर आ हो जाएगा। दोनों आ मिलकर एक आ बना लेंगे, तो यहां पर विकार आ गया, परिवर्तन आ गया। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा विद्याधन आलय। विद्याधन आलय से विद्यालय शब्द आपके निर्मित हो जाएगा। ठीक है। ये बस आपको अभी बता रहा हूं, ये हम जब दीर्घ संधि पढ़ेंगे आगे तो उसको और विस्तार से समझेंगे। तो पहले आप संधि का थोड़ा जो परिचय लिया था दिया हमने, उसको थोड़ा सा एक बार देख लो कि दो वर्णों का परस्पर मिलन होता है और मिलन होने के बाद उनमें क्या आ जाए? विकार उत्पन्न हो जाए, उनमें कोई परिवर्तन आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और अगर उनमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता है, दो वर्ण आपस में मिलते तो हैं लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई विकार नहीं आता, तब क्या होता है? तो वहां पर उसे माना जाता है संयोग। ठीक है। जैसे इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम, कि हमने समझा कि सत जन धन जन, सत धन जन शब्द है आपके। अब इसको हम अगर संधि रूप इसका लिखेंगे तो लिखेंगे सज्जन। संधि रूप क्या हो जाएगा? सज्जन। विकार हुआ या नहीं हुआ? परिवर्तन आया या नहीं आया? इसमें परिवर्तन आया। कैसा आया? कि दे का ते का क्या हो गया? तो दे का च हो गया, वो आपके जय हो गया, तो यहां पर परिवर्तन आ गया, शब्द बन गया सज्जन। तो ये क्या है? संधि या संयोग? यहां पर संधि हो गई। ठीक है। तो ये आपके हो जाएगी संधि। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं उद्धन योग। उद्धन योग शब्द बनेगा उद्योग। शब्द क्या बन गया? उद्योग। इसमें कोई विकार या परिवर्तन है या नहीं है? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके संयोग। तो दो तीन चीजें हमारे समझ आती है कि वर्ण आपस में मिले और उनमें कोई परिवर्तन आए, कोई विकार आए, तब तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। और अगर उसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। ठीक है। अब आप इसके अगर
फोटो वोटो आपको नोट्स वोट्स बनाए तो इसकी थोड़ा सा वीडियो को रोक कर इसके आप नोट्स बना लेना और फिर हम आगे चलते रहेंगे इसी प्रकार, ठीक है। अब देखो संधि होती कितने प्रकार की उसको हम समझते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं उनको समझते हैं। संधि मुख्यतः हिंदी में और संस्कृत में 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है भाई? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं 3? तो 3 प्रकार में पहला प्रकार आता है स्वर संधि। कौन सा भाई? स्वर संधि। दूसरा कौन सा है? दूसरा है व्यंजन संधि। दूसरा कौन सा है? व्यंजन संधि। तीसरा कौन सा है? तो विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर क्या होगा भाई? तो स्वर संधि के अंदर धन से पूर्व भी स्वर होगा और धन के पश्चात भी स्वर होगा। ये धन लिखा होता है तब इसमें यह होता है कि इन दोनों वर्णों को आपस में मिलाना है, ये मिलेंगे, ठीक है। तो धन के पूर्व भी क्या होगा? स्वर होगा और धन के पश्चात भी क्या होगा? स्वर होगा। दोनों स्थितियों में क्या होगा? स्वर होगा। तब इसे हम क्या मानेंगे? स्वर संधि मानेंगे। अगर दोनों तरफ धन से पूर्व और पश्चात दोनों तरफ क्या हो? स्वर हो और उनके अंदर उन वर्णों के अंदर विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन आ जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे? स्वर संधि कह देंगे, ठीक है। व्यंजन संधि में क्या होगा भाई? तो व्यंजन संधि के अंदर धन से पूर्व स्वर हो सकता है और धन के पश्चात क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? तो दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि धन से पूर्व तो व्यंजन लिखा हो और धन के पश्चात क्या लिखा हो? स्वर लिखा हो, ठीक है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि भाई धन से पूर्व भी व्यंजन और धन के पश्चात भी व्यंजन, ठीक है। 3 स्थितियां हो सकती है व्यंजन संधि के अंदर। धन से पूर्व स्वर हो सकता है, धन के पश्चात क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि धन के पहले क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है, धन के बाद में क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? धन से पूर्व क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है, धन के पश्चात क्या हो सकता है? आपके व्यंजन हो सकता है। तो दोनों स्थितियों में व्यंजन हो सकता है। ये 3 प्रकार ही आपके व्यंजन संधि के होंगे। माने क्या है कि भाई धन से पूर्व या पश्चात कम से कम एक बार व्यंजन आना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, तभी हम उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि के अंदर 2 स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां? 2 स्थितियां। धन से पूर्व हमेशा विसर्ग रहेगा, धन से पूर्व हमेशा क्या होगा? विसर्ग आएगा। तो भाई ये धन से पूर्व हमने कर लिख दिया विसर्ग दोनों जगह, ठीक है। और धन के पश्चात या तो स्वर आ सकता है और या आ सकता है आपके व्यंजन, या क्या आ सकता है? व्यंजन आ सकता है। तो आपके संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि में धन से पूर्व और धन के पश्चात हमेशा क्या होगा? स्वर आएगा। व्यंजन संधि में 3 प्रकार और 3 स्थितियां हो सकती है कि धन से पूर्व तो स्वर आ जाए, धन के पश्चात क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए। दूसरी स्थिति हो सकती है धन से पूर्व तो व्यंजन हो और धन के पश्चात क्या आ जाए? स्वर आ जाए। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि भाई धन से पूर्व व्यंजन हो और धन के पश्चात भी व्यंजन हो। विसर्ग संधि के अंदर 2 स्थितियां हो सकती है, धन से पूर्व विसर्ग और धन के पश्चात क्या आ सकता है? स्वर आ सकता है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि धन से पूर्व तो विसर्ग और धन के पश्चात क्या आ सकता है? व्यंजन आ सकता है। ये आपके स्थितियां बनती है, ये आपके प्रकार होता है। आगे जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसके 5 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे? 5 प्रकार पढ़ेंगे। तो इससे हम स्वर संधि को शुरुआत करते हैं यहां से और फिर हम आगे आगे चलते इस पूरे स्वर संधि को, इस संधि के टॉपिक को पूरा करेंगे। तो पहले आपके ये, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो यहां पर आप थोड़ा सा वीडियो को रोककर नोट्स बना लेना, ठीक है। ये हमने सारी स्थितियां बता रही कि भाई स्वर संधि के अंदर 2 स्थितियां, कि भाई धन आपके स्वर संधि के अंदर एक स्थिति हो सकती है, दोनों तरफ क्या होगा? स्वर होगा, धन से पहले भी और धन के पश्चात भी। यही स्थिति व्यंजन में होगी। और व्यंजन के अंदर धन से पूर्व आपके क्या हो सकता है? स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, या दोनों तरफ क्या हो सकता है? व्यंजन आ सकता है। विसर्ग के अंदर धन से पूर्व हमेशा क्या होगा? विसर्ग होगा और धन के पश्चात क्या हो सकता है? स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि के कितने भेद हैं उनको हम देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं? हिंदी के अंदर 5 भेद माने जाते हैं और संस्कृत के अंदर इसके भेद थोड़े से ज्यादा हैं। कितने?
8 भेद माने जाते हैं, लेकिन वो 3 भेद हमारे काम में नहीं आते, हमारे उपयोग में नहीं आते, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे। ये हम स्वर संधि शुरुआत कर रहे हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के हिंदी में कितने भेद माने जाते हैं? तो 5 भेद आपके स्वर संधि में माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आता है आपके यण संधि। पहला कौन सा आता है भाई? यण संधि। दूसरा क्या आता है? तो दूसरा आता है आपके अयादि संधि। यण संधि, अयादि संधि। तीसरा कौन सा आता है? तो तीसरा आता है आपके गुण संधि। चौथा कौन सा होता है? तो वृद्धि संधि। पांचवा कौन सा होता है? तो पांचवा हो जाता है आपके दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भाई 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है यण संधि, दूसरा होता है अयादि संधि, तीसरा होता है गुण संधि, चौथा होता है आपके वृद्धि संधि और पांचवा होता है दीर्घ संधि। अब इनमें क्या अंतर है और कैसे हमको इनको समझेंगे? हमें कैसे पता चलेगा भाई ये यण संधि है, ये गुण संधि है, ये अयादि संधि है? तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको यहां पर समझ लेंगे, फिर हम एक एक संधि को लेंगे और उसको आराम से पढ़ेंगे, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, जैसे पहले है यण संधि। तो यण संधि में धन से पूर्व 5 वर्ण आते हैं। धन से पूर्व कितने आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? तो ई आ सकता है, बड़ी ई आ सकता है, ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है, या आ सकता है आपके री। यण संधि में 5 वर्ण धन से पूर्व आते हैं। कौन कौन से? ई, ऊ और री। ये 5 वर्ण क्या होंगे? धन से पूर्व होंगे। और धन के पश्चात क्या होगा? तो धन के पश्चात आपके आ सकता है असमान स्वर। असमान स्वर आएगा, माने समान नहीं आएगा। अगर इधर ई है, जैसे हम समझते हैं कि धन से पूर्व अगर ई लिखा हुआ है तो धन के पश्चात ई नहीं आएगा। अगर धन के पहले ऊ लिखा हुआ है या ऊ लिखा हुआ है तो धन के पश्चात क्या होगा? ऊ या ऊ नहीं आएगा। इनके अलावा कोई भी आ सकता है। ई लिखा हुआ है तो इधर ऊ आ सकता है, इधर ऊ आ सकता है, समान नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो पहली बात आती है यण संधि के अंदर धन से पूर्व 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से 5 वर्ण है? तो ई, ऊ और री। ये 5 वर्ण धन से पूर्व आते हैं। धन के पश्चात क्या होगा? तो असमान स्वर आएंगे। समान स्वर नहीं आएगा, असमान स्वर आएंगे। दूसरा आपका आता है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा भाई? तो अयादि संधि के अंदर धन से पूर्व 4 वर्ण आते हैं। ए, आई, ओ और औ। ये आपके 4 वर्ण आते हैं धन से पूर्व। किसमें? अयादि संधि के अंदर। और धन के पश्चात क्या आता है? तो धन के पश्चात कोई भी वर्ण, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, समान भी और असमान भी, कोई भी स्वर आ सकता है। इधर अगर औ लिखा हुआ है तो इधर भी औ आ सकता है। लेकिन क्या होगा? धन से पूर्व हमेशा 4 ही वर्ण आएंगे। अ, आई, ओ और औ। ये 4 वर्ण धन से पूर्व आएंगे। धन के पश्चात कोई भी स्वर आ सकता है। 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आ सकता है। इनमें परिवर्तन क्या होगा, विकार क्या होगा? जब ये हम संधियां पढ़ेंगे, जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे तब इनको समझेंगे। अगला आता है आपके गुण संधि। गुण संधि के अंदर क्या होगा भाई? तो धन से पूर्व गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों के अंदर ए और आ आता है। ए और आ। धन से पूर्व क्या आएगा? हमेशा ए और आ। किस किस में आएगा? तो आपके गुण संधि और वृद्धि संधि में हमेशा धन से पूर्व क्या आएगा? ए और आ आएगा। वृद्धि संधि में भी क्या आएगा? ए या आ आएगा। तो धन के पश्चात क्या आएगा? तो धन के पश्चात जो यण संधि में हमने धन से पूर्व लिखा है वो आपके गुण संधि में धन के पश्चात आएगा, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं वर्ण? ई, ऊ और री। ये 5 वर्ण जो हमने यण संधि में धन से पूर्व लिखे थे वह गुण संधि में धन के पश्चात आते हैं।
इनमें परिवर्तन क्या होगा, विकार क्या होगा, जब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम गुणसंधि पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे हम, इनमें परिवर्तन क्या होता है, विकार क्या होता है इनके मिलने पर। फिर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में धन से पूर्व क्या आएगा, ए और आ आएगा, और धन के पश्चात क्या आएगा, तो अयादि संधि में जो हमने धन से पूर्व लिखा है वही वृद्धि संधि में धन के पश्चात आता है। कौन कौन से वर्ण हैं, तो 4 वर्ण आते हैं आपके, 4 स्वर आते हैं, ए आई ओ और औ, ओ और औ। ये आपके 4 वर्ण होते हैं जो धन के पश्चात आएंगे, ए आई ओ और औ। यही क्या होता है, अयादि संधि में धन से पूर्व आते हैं, जो वृद्धि संधि में धन के पश्चात आ जाते हैं, और वृद्धि संधि के अंदर धन से पूर्व क्या आएगा, ए और आएगा। गुण संधि में भी धन से पूर्व क्या आएगा, ए और आएगा। अब बचती है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या आएगा भाई, तो दीर्घ संधि में दोनों तरफ समान स्वर आएंगे, समान स्वर आएंगे। कौन कौन से, जैसे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, क्या क्या आएंगे, तो धन से पूर्व ए और आ सकता है, धन से पूर्व ई या ई आ सकता है, धन से पूर्व उ या उ आ सकता है। तो धन के पश्चात क्या आएगा, तो धन के पश्चात आएगा समान स्वर। क्या आएगा, समान स्वर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि भाई धन से पूर्व अगर ए या आ आया है तो धन के पश्चात भी क्या आएगा, ए या आ आएगा। जैसे विद्याधन आले, धन से पूर्व क्या था, आ था, और धन के पश्चात भी क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो उसे हम कौन सी संधि मानेंगे, दीर्घ संधि मानेगा। एक बार इसको पूरा समझ लेते हैं साथ में। अगर ये इतना आपको याद हो जाता है ना, तो आपको बस अब इसके बाद में विकार विकार याद करने। ये इतना अगर आपको याद हो गया तो आप समझिए कि स्वर संधि को आपने 90% या 80% तक आपने स्वर संधि को समाप्त कर लिया। क्योंकि इसके पश्चात क्या बचता है, इसके पश्चात केवल ये बचता है कि कौन से शब्द हैं, कौन से उदाहरण हैं इनके अंदर, उनको समझना और उनको अच्छे से संधि विच्छेद करना और उनका संधि करना, इतना ही बचता है नियम। जो आपके कौन कौन सी संधि में क्या क्या स्थितियां हो सकती है, तो यही स्थितियां हो सकती है स्वर संधि के अंदर। एक बार देख लेते हैं। यण संधि में धन से पूर्व कौन से वर्ण आते हैं, तो 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, ई ई उ उ और री, ये 5 वर्ण आएंगे धन से पूर्व, और धन के पश्चात क्या आएगा, असमान स्वर। माने समान नहीं हो, जो इधर हो धन के पहले, अगर धन से पूर्व ई या ई लिखा हो तो धन के पश्चात ई नहीं आएगा, इसके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है। दूसरी का है, दूसरा अयादि संधि, धन से पूर्व क्या लिखे हो, 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, ए आई ओ और औ। धन के पश्चात क्या आएगा, कोई भी स्वर। 11 स्वर है वर्ण में। हम जब हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था 11 स्वर। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। तो धन के बाद में कोई भी स्वर, 11 में से कोई भी स्वर आ सकता है। उसके पश्चात आता है आपके गुण संधि। धन से पूर्व हमेशा क्या आएंगे, ए और आ, 2 वर्ण आएंगे, ए और आ। और धन के पश्चात जो यण संधि में हमने धन से पूर्व लिखा था, वो गुण संधि में धन के पश्चात आता है, ई ई उ उ और री। फिर आता है आपके वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में धन से पूर्व क्या आएगा, अ और आ, और धन के पश्चात क्या आएगा। अयादि संधि में जो हमने धन से पूर्व लिखा था वही आपके वृद्धि संधि में धन के पश्चात आएगा। कौन कौन से वर्ण है, 4 वर्ण आते हैं, ए आई ओ और औ। आपके 5वीं संधि आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होगा, दोनों तरफ समान स्वर होंगे। अगर धन से पूर्व ए और आ है तो धन के पश्चात भी ए आ होगा। धन से पूर्व अगर ई या ई है तो धन के पश्चात भी क्या होगा, ई और ई होगा। और धन से पूर्व अगर उ और उ है तो धन के पश्चात भी क्या होगा, उ और उ होगा। अब आप इसकी फोटो लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये आपने ये ले लिया, इसकी आपको नोट्स बनाने, इसकी भी साथ साथ फोटो ले लीजिए, या वरना वीडियो को रोक कर आप इसको साथ साथ लिखते जाइएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। इसकी भी आप फोटो ले लीजिएगा ना, ठीक है। अब इसके बाद हम जो पहली संधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि में क्या होता है उसको हम समझते हैं। पहली संधि कौन सी पढ़ेंगे, यण संधि पढ़ते हैं। हमने आपको अभी जो बताया वो उतना याद है आपको यण संधि में कि स्थितियां क्या होती है। तो पहली संधि आती है आपके यण संधि।
पहली संधि कौन सी है? यण संधि। यण संधि में धन से पूर्व क्या आएगा बताओ भाई? हाँ, धन से पूर्व क्या आएगा? ई, ई, उ या उ और री। ये 5 वर्ण क्या आ सकता है? धन से पूर्व आएंगे। और धन के पश्चात असमान स्वर। असमान स्वर माने समान नहीं आएंगे स्वर, असमान स्वर आएंगे। अब इसमें परिवर्तन क्या होगा? अगर धन से पूर्व ई और ई लिखा हुआ है तो ये परिवर्तित हो जाएगा ये के अंदर। ये मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है? हल चिन्ह होता है, हलंत होता है। ये इस बात को दर्शाता है, ये हल चिन्ह, कि यहाँ इसमें के जो आपके वर्ण लिखा हुआ है, जो व्यंजन लिखा हुआ है, इसके अंदर स्वर शामिल नहीं है। ठीक है। अगर ई लिखा हुआ है धन से, आपके उ लिखा हुआ है धन से पूर्व, तो क्या हो जाएगा वहां पर परिवर्तन? वहां पर आ जाएगा व। वहां पर क्या हो जाएगा? व। और अगर री है धन से पूर्व, तो री में क्या परिवर्तन हो जाएगा? री का हो जाएगा र। 3 परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अगर ई लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा, ऊ लिखा है तो वह हो जाएगा, री लिखा हुआ है तो रे हो जाएगा। ये परिवर्तन ई में यही परिवर्तन क्यों हो रहा है? ई के स्थान पर वह तो नहीं आया, क्यों नहीं आया? काफी जो शिक्षक होते हैं वो कह देते हैं नियम है, पर यही क्यों आया? तो इसके पीछे कारण होता है कि ई का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तालु होता है। और ये का भी उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु होता है। इचु यशाणाम तालु। तो ये और ई का दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? समान है। दोनों का उच्चारण स्थान ये है, इसलिए इसका विकार होकर, परिवर्तन होकर ई किस में बदल जाता है? ये के अंदर परिवर्तित हो जाता है। फिर आता है उ। उ में जो आपके कौन सा शब्द आपके वर्ण बन रहा है, तो वह आपके इससे निर्मित हो रहा है, इससे परिवर्तित हो रहा है, या उसमें विकार हो रहा है। उ होता है तो वहां पर क्या हो जाता है? वह हो जाता है। वही क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठ। तो वह का उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है? वह का उच्चारण स्थान कौन कौन होते हैं? तो आपके दंत और ओष्ठ होते हैं। और उ का भी कौन सा उच्चारण स्थान होता है? अपुपद मान्य नाम मोष्टो। उसका भी कौन सा होता है उच्चारण स्थान? तो उ का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होता है, होठ होते हैं। इसलिए उ को परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? वह हो जाता है। और ऋतु रसाणाम तालु। री का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऋतु रसाणाम मुर्दा। री का उच्चारण स्थान भी मुर्दा होता है, रे का उच्चारण स्थान भी मुर्दा होता है। इसीलिए रे का परिवर्तन होकर रे किस में बदल जाता है? री किस में बदल जाता है? रे के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो आपने यण संधि के अंदर 3 चीजें समझ आती है हमारे। धन से पूर्व कौन सी? 5 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? ई, उ और री। धन के पश्चात असमान स्वर। परिवर्तन क्या होगा? ई है तो वहां पर परिवर्तित क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उ है तो वहां पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। री है तो वहां पर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। अब 1-2 शब्द देखते हैं और उनसे हम समझते हैं इसको। ठीक है। जैसे शब्द आता है प्रतिधन आशा। प्रतिधन आशा, ये शब्द है, इसको हमें संधि करनी है। तो संधि कैसे करेंगे इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो शब्द क्या है? प्रतिधन आशा। तो पहले इस शब्द को क्या करना है? हमें तोड़कर लिख देना है। क्या करना है? तोड़कर लिख देना है। क्योंकि हमेशा पूर्व पद होता है, उसके अंतिम वर्ण में संधि होती है, तो हम केवल अंतिम वर्ण को तोड़ लेते हैं, पूरे को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर तो ये प्र तो जैसा है उसको वैसा लिख दिया, और ती को तोड़ लिया, तो इसके अंदर तय आता है, धन ई आती है। ठीक है। तय के अंदर छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई को हमने लिख लिया अलग। उसके बाद में क्या करना है? धन लगाना है। आगे क्या है? आशा है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण होता है, उसके अंदर संधि होती है, तो यहां पर अ है, तो यहां पर लिख दिया। ठीक है। आगे जो जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अब इसके अंदर परिवर्तन होकर क्या हो गया? ई होता है, उसमें परिवर्तन होकर क्या होता है? ये हो जाता है, तो यहां पर हो गया ये के अंदर आ की मात्रा लग जाएगी। ये के अंदर क्या हो जाएगा? आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके या। इतने में कोई समस्या? समझ आ रहा है? हमने शब्द को तोड़ा, शब्द को तोड़ने के बाद क्या कर लिया कि भाई प्रे को तो तोड़ने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि धन से जो पूर्व पद होता है उसके अंतिम वर्ण में संधि होगी, तो हमने अंतिम वर्ण को तोड़ लिया, तय लिख दिया और ई लिख दिया। उसके बाद में क्या कर दिया? आ को अलग लिख दिया, शा को अलग लिख दिया। ई और आ मिलने हैं, इन दोनों के अंदर होना है। ई के अंदर विकार होकर क्या हो गया? ये हो गया, और ये के अंदर आ की मात्रा लग गई, तो या बन गया। अब शब्द क्या बनेगा? अब हम देखो समझते हैं इस पूरे को।
ये शब्द है, अब यहां पर क्या आ गया, या आ गया, ठीक है, क्योंकि ई का क्या हो गया था, ये, और आ की मात्रा लग गई थी, या बन गया था, और पीछे क्या बचा, ये लिख दिया हमने शा। अब इसको एक शिरोरेखा के नीचे ले आओ, एक शिरोरेखा के नीचे लाओगे तो ये क्या बनेगा, प्रत्याशा। प्रतिधन आशा से शब्द क्या बनेगा, प्रत्याशा बनेगा। ये देखो यहां अभी जो इतना हम तोड़ के समझ रहे हैं, ये हम ज्यादा लंबा नहीं समझेंगे, बस आपको एक बार ये समझ आ जाए कि किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से संधि होती है और कैसे हमें करनी है। तो 5-7 हम इस प्रकार से संधियां करेंगे, ठीक है, जिनमें हम पूरा विस्तार से समझेंगे। बाकी फिर आपको बाद में समझना है कि इसको तोड़ना है, तोड़कर हमें संधि करनी है, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो प्रतिधन आशा से शब्द क्या बन गया, प्रत्याशा शब्द बन गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई ऊ आ सकता है, तो हम शब्द लेते हैं गुरुधन, गुरुधन ऋण, गुरुधन ऋण शब्द लेते हैं, इसकी संधि करते हैं। पहला काम क्या करना है हमको, इसको तोड़कर लिखना है। पहला काम क्या करना है, तोड़कर लिखना है। तो हम इसे तोड़कर लिखते हैं, देखो रे में से ऊ की मात्रा को अलग कर लेते हैं, रे में से ऊ की मात्रा को अलग कर लिया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ऋण, तो ये भाई आपके ऋण को लिख लिया, ठीक है। ऊ का क्या हो जाएगा, ऊ परिवर्तित किस में होगा, व के अंदर, तो ऊ आपके परिवर्तित हो गया, विकार हो गया व के अंदर, ठीक है। व के अंदर किसकी मात्रा लग जाएगी, री की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ स्वर हो सकते हैं, तो ये स्वर इसके अंदर जुड़ जाएगा व्यंजन के अंदर, तो ये यहां पर क्या परिवर्तन होगा, ये क्या बन जाएगा, व्री बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शब्द को एक साथ लिख देना है, बस इतना ही काम करना है। देखो बचा क्या, ठीक है, फिर क्या बचा, व्री, उसके बाद में अणय। अब जब रे आधा होता है तो वो अगले जो वर्ण होता है उसके शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है, तो यहां पर आ जाएगा गुर्ववृण, गुर्व वृण शब्द बन जाएगा। गुरुधन ऋण से शब्द क्या बन जाएगा, गुरुवृण शब्द बन जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, ठीक है। धन से पूर्व क्या होना चाहिए था, ई उ और री होना चाहिए था, यहां पर क्या है, उ है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, उ किस में परिवर्तित हो जाएगा, व के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, री की मात्रा लग जाएगी, र हो जाएगा, वो शिरोरेखा के ऊपर चला जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, गुरुवृण शब्द आपके इससे निर्मित हो जाएगा। एक दो शब्द और समझते हैं, फिर साथ में एक बार और देख लेंगे इनको। अब एक दो शब्द समझते हैं आगे। मातृधन अनुमति, मातृधन अनुमति, धन से पूर्व क्या है, धन से पूर्व है री, देखो तय में से किसकी मात्रा अलग कर लेंगे, री की मात्रा को अलग कर लेंगे, ठीक है। धन के पश्चात क्या है, तो अनुमति में ए आ गया, और बाकी जो बचा उसे को लिख दिया, ठीक है। हमने क्या किया है, मातृ में से, त्रय में से, तो आपके तय में से री की मात्रा को अलग लिख लिया, बस इतना सा काम किया है। री विकार होकर री में परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, र हो जाता है, तो हमने लिख दिया भाई ये र, ठीक है। र के अंदर ये आपके ए की मात्रा लग जाएगी, तो र हो जाएगा पूरा, र कैसा हो जाएगा, पूरा रे हो जाएगा, ठीक है। शब्द क्या बनता है, अब देखो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या हो गया, ये रे आ गया, यहां पर बचा क्या, नुमति, तो ये लिख दिया नुमति। अब आधा तय और रे, जब हम वर्ण पढ़ रहे थे तो हमने क्या लिख बनाया था, उससे त्रय बनाया था। हमने कहा था त्रय किससे बनता है, त्रय किससे बनता है, आधा तय और पूरा रे, तो उससे क्या बन जाता है, त्रय बन जाता है। हमने 4 संयुक्त वर्ण पढ़े थे, संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, उनके अंदर त्रय को समझा था। तो यहां पर आधा तय और पूरा रे है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसका त्रय बन जाएगा, ठीक है। ये शब्द क्या बन गया आपके, मातृनुमति। मातृधन अनुमति से शब्द क्या बन जाएगा, मातृनुमति। समझ आया, हुआ क्या, धन से पूर्व क्या होने चाहिए थे, 5 वर्ण होने चाहिए थे आपके यण संधि के अनुसार। कौन कौन से, ई उ और री। यहां पर क्या है, धन से पूर्व है री है। धन के पश्चात क्या होना चाहिए था, कोई भी
आपके असमान स्वर होना चाहिए था, यहां पर असमान स्वर है, समान नहीं है। तो धन के पश्चात हमने इसको क्या किया, तय को री को तय से अलग किया, अलग पृथक करके लिख दिया। फिर हमने एक की मात्रा लगा देंगे किसमें, री से जो परिवर्तन होता है उसमें, री से परिवर्तन या विकार होकर र आ गया, जो हलंत र है, आधा र है, जिसके अंदर आपके स्वर शामिल नहीं है, इसके अंदर एक की मात्रा लग जाएगी, यह र पूरा हो गया। आधा तय और पूरा रे मिलकर क्या बन जाते हैं, त्रय बन जाते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, यहां पर त्रय लिख दिया। फिर पूरे शब्द को क्या कर दिया, हमने मिला दिया, एक शिरोरेखा के नीचे ले आए। तो इधर से क्या बचा हुआ था, मां बचा हुआ था, आधा तय और रे मिलकर क्या बन गया, त्रय बन गया, और नुमति बचा था। तो इसको हमने पूरा साथ में लिख दिया, शब्द क्या बन गया, मात्र अनुमति। जैसे अब एक बार इसको पूरा समझ लेते हैं। देखो यण संधि के अनुसार क्या होता है भाई, यण संधि के तहत धन से पूर्व क्या आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं, साथ साथ बोलेंगे, कौन कौन से आते हैं, ई उ और री, ये 5 वर्ण आते हैं। धन के पश्चात क्या आता है, असमान स्वर आते हैं। परिवर्तन क्या होता है इनके अंदर, ई का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, उ का क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, और री का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। अब हमने एक एक दो आपके इनके इसके उदाहरणों को समझा। जैसे पहला उदाहरण समझा हमने, प्रतिधन आशा, ई है, प्रति के अंदर तय के अंदर किसकी मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई है। तो ई की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाएगी, यह में परिवर्तित हो जाएगी। आगे आशा शब्द में से आ स्वर है जो आपके ये के अंदर लग जाएगी, तो या बन जाएगा, और इससे पूरा शब्द बन जाएगा प्रत्याशा। प्रतिधन आशा से क्या बन जाएगा, संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, जो स्वर संधि का भाग होती है। दूसरा हमने पढ़ा गुरुधन ऋण, गुरुधन ऋण, उसके अंदर क्या हुआ, उ लिखा हुआ है धन से पूर्व है, तो उ परिवर्तित किस में हो जाएगा, वह में परिवर्तित हो जाएगा। और धन के पश्चात क्या लिखा हुआ है, ऋण लिखा हुआ है, तो ऋण में से री की मात्रा किस में लग जाएगी, वह के अंदर लग जाएगी। और जो गुरु के अंदर रे बसता है आधा, वह किसके ऊपर चला जाएगा, शिरोरेखा के ऊपर चला जाएगा, अगले वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है। तो यहां पर रे ऊपर चला गया, शब्द क्या बन गया, गुरु ऋण शब्द आपके इससे निर्मित हो जाएगा। गुरु धन ऋण से संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। तीसरा है मात्र धन अनुमति, आपके तय के अंदर किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, री किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, रे के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। आगे क्या है, अनुमति, एक की मात्रा लग जाएगी, तो रे पूरा हो जाएगा, आधा तय और रे मिलकर क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, मात्र अनुमति। मातृधन अनुमति से शब्द क्या बनेगा, मात्र अनुमति, और संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसकी फोटो ले लीजिए या वीडियो रोककर इसके नोट्स बना लीजिए। धन से पूर्व क्या होंगे, 5 वर्ण है, धन के पश्चात कोई असमान स्वर या असवर्ण समान नहीं होना चाहिए। ई परिवर्तित किस में हो जाएंगे, ये के अंदर उ परिवर्तन हो जाएगा, वे के अंदर री परिवर्तन हो जाएगा, रे के अंदर। ठीक है, ये इसका हो गया संधि कार्य। फिर ये कुछ उदाहरण है, जैसे प्रतिधन आशा वाला हमने देख लिया, देवी धन अर्पण वाला भी देख लेते हैं। देखो देवी धन अर्पण शब्द क्या है, क्या हो गया इसको, देवी धन अर्पण शब्द है, देवी धन अर्पण। इसको थोड़ा बताओ आप देखें। पहला काम क्या करना है, तोड़कर लिखना है इसको। पहला काम क्या करना है, तोड़कर लिखना है। तो यहां पर वह को, इसमें से ई की मात्रा को हम ले लिया बाहर। अगला शब्द क्या है, अर्पण शब्द है, अर्पण में से ए ले लिया बाहर। यहां पर ई किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, तो ई आपके परिवर्तित हो जाएगा ये के अंदर, एक की मात्रा लगेगी इसमें, तो यहां ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, और शब्द क्या बन जाएगा, इधर से दे बच गया, आधा वह बच गया, ये आधा वह आ गया, फिर वहां पर क्या हो गया, ये आ गया, ये आ गया, और बचा जो लिख दिया। देवी धन अर्पण से शब्द क्या बनेगा, द्रव्य अर्पण शब्द बनेगा। कैसे बना, धन से पूर्व क्या है, ई है, और धन के पश्चात ए है, संधि कौन सी होनी चाहिए, यण संधि होनी चाहिए। आपके ई किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, तो ई परिवर्तित हो जाएगा ये के अंदर, इधर बच गया आधा वह और दे। ठीक है, आगे अर्पण लिखा हुआ है,
तो ए की जो मात्रा है ए लग जाएगा ये के अंदर, ए स्वर शामिल होते हैं, ये पूरा हो जाएगा। ये पूरा होने के पश्चात हमने पूरे शब्द को एक साथ लिख दिया, एक साथ लिख दिया इस पूरे वर्ण को, जैसे दया और वह आधा, फिर यहां पर ये लिख दिया, फिर ये बचा जो पर्ण शब्द लिख दिया, इसको फिर हमने एक साथ एक शिरोरेखा के नीचे लिख दिया, शब्द बन गया द्रव्य अर्पण। देवी धन अर्पण से शब्द क्या बन गया? द्रव्य अर्पण। आपके इससे शब्द बन गया, देवी धन अर्पण से क्या बन जाए? द्रव्य अर्पण शब्द आपके इससे निर्मित हो गया। इसकी भी आपको नोट्स बनाने तो नोट्स बनाओ, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। हाँ, ऐसे रोक रोक के मैं हटता जाऊंगा, मैं आप रोक कर इसकी फोटो लेकर फिर आप इसको नोट्स बना लीजिए, या रोक कर वीडियो आपको इसका फोटो ले लीजिए। फिर है गुरु धन ऋण। गुरु धन आज्ञा से भी देखा हमने, गुरु धन ऋण देखा तो गुरु विवरण शब्द बना था, और गुरु धन आज्ञा से गुरुवाज्ञा बना। कैसे बना भाई? शब्द क्या है? गुरु धन आज्ञा, गुरु धन आज्ञा। र के अंदर किसकी मात्रा है? उ की मात्रा, तो उ की मात्रा उ किस में परिवर्तित हो जाता है? तो उ व के अंदर परिवर्तित हो जाता है। वा की एक आ की मात्रा लग जाएगी, शब्द क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। अब पूरे शब्द को क्या करना है? एक साथ लिख दो। यहां पर आ गया भाई ये वाह, और रे होगा जो आधा वो ऊपर चला जाएगा, बचा गया गुरुवाज्ञा। गुरुधन आज्ञा से शब्द क्या बन गया? गुरुवाज्ञा। गुरुधन आज्ञा से शब्द बन गया गुरुवाज्ञा, संधि हो गई यण संधि। फिर आपके वधुधन अर्थी, वधुधन अर्थी, वधुधन अर्थी। एक तो अर्थी होता है याचक, जिसको हम कहते हैं मांगने वाला, मंगता, भिक्षुक होता है, उसको क्या कहते हैं? याचक कहते हैं हम। याचक के पर्याय कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपके भिक्षुक, मंगता, मंगत, भिखारी, है ना। तो ये आपके इसके पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। याचक किसे कहते हैं? भिखारी को कहते हैं। जैसे कवि गंग के सवैये के अंदर भी याचक शब्द का प्रयोग होता है कि तारों के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छाया, और चंचल नारिक नैन छिपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखाया, और जंग छिड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं याचक आया। तो याचक किस शब्द का पर्याय होता है? तो याचक कहते हैं भिकमंगे को, मांगने वाले को, भिक्षुक को याचक कहते हैं। फिर अर्थी है, तो अर्थी का शब्द होता है, देखिए एक तो अर्थी होता है जिसमें रे आधा है, एक में होता है रे पूरा है। तो इस अर्थी का शब्द का अर्थ होता है शवशैया। जो अर्थी होता है, जो शव को लेटाने के लिए जो शैया होती है, वो उसे भी हम अर्थी कहते हैं। ठीक है। तो वधु धन अर्थी, जो वधु की याचना रखता है या वधु की इच्छा रखता है, उसको कहते हैं ये वधु धन अर्थी। समझते हैं इसको थोड़ा सा। उ लिखा हुआ है तो उ किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा? तो उप आपके परिवर्तन हो जाएगा व के अंदर। ठीक है, ये व के अंदर हो गया। एक की मात्रा जब इस पे लगेगी तो वह हो जाएगा पूरा। बचा क्या? तो वह बच गया, आधा ध बच गया, वह पूरा हो गया, फिर अर्थी बच गया, तो वधवर्ती शब्द बन गया। वधु धन अर्थी से शब्द क्या बन गया? वधवर्ती बन गया। और वधवर्ती का अर्थ क्या हो गया? जो वधु की कामना रखता है, वधु की इच्छा रखता है, वधु की अभिप्सा रखता है, उसे क्या कहते हैं? वधवर्ती कहते हैं, जो वधु की कामना रखता है। फोटो लेनी तो इसकी भी लीजिए फोटो, फिर आगे चलते हैं। ये विस्तार से दिए हुए किस प्रकार इनमें परिवर्तन होगा। देखिए इस शब्द को पूरे को हमने तोड़ के लिख दिया, फिर ऊ किस में परिवर्तित हो गया? वह के अंदर आ की मात्रा लग गई और शब्द क्या बन गया? गुरुवाज्ञा शब्द आपके से निर्मित हो गया। ये क्या अभी थोड़ा सा आपको क्या शुरुआती टाइम है तो आपको समझ नहीं आएगा किस प्रकार टूट रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। फिर आगे हम थोड़ा सा स्पीड से इसको कर लेंगे। जिनके पढ़ा है वो थोड़ा सा अभी हमारा साथ दे लीजिए, फिर हम क्या सभी जब एक साथ आ जाएंगे, जब जिनको अभी संधि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है या पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी हमारे जब साथ आ जाएंगे तो हम एक साथ फिर लगातार इसको जल्दी जल्दी हम समेट लेंगे। ठीक है। और ज्यादा स्पीड हो जाए तब भी बता देना, और धीरे चल रहे हो तब भी
बता देना। अब जैसे मातृधन अनुमति से हमने शब्द को समझा था, मातृधन अनुमति से शब्द क्या बन जाएगा, मातृ अनुमति शब्द बन जाएगा। फिर मातृधन आत्मक से क्या बनेगा, मात्रात्मक शब्द बनेगा। री का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी तो शब्द क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा, और पूरा शब्द क्या बन जाएगा, मात्रात्मक शब्द इससे निर्मित हो जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी, तो यण संधि आपके इसके अंदर हो जाएगी। फिर ये कुछ उदाहरण है, इनको हम समझते हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सही नहीं दिख रहे क्या, ठीक है, अब दिख रहे हैं सही, ठीक। देखिए शब्द क्या है, परिधन अंक, आप साथ साथ थोड़ा सा साथ दीजिएगा कि धन से पूर्व कौन कौन सी, क्या हमने यण संधि के अंदर देखा है भाई, धन से पूर्व ई उ उ, या हो सकता है आपके री, और धन के पश्चात क्या हो सकता है, तो असमान स्वर, असमान स्वर, ठीक है। ई किसके अंदर परिवर्तित होगा, य के अंदर, ओ किसके अंदर परिवर्तन होगा, व के अंदर, व के अंदर, और री किसके अंदर परिवर्तन हो जाए, र के अंदर। ये हमने देखा था, इसी को हम यहाँ पर करते हुए कुछ उदाहरण कर लेंगे, फिर आपको इसमें समस्या नहीं आएगा। देखिए परिधन अंक शब्द क्या है, परिधन अंक, ई की मात्रा लगी हुई है, धन से पूर्व ई आ रहा है, धन के पश्चात असमान स्वर होना चाहिए, असमान स्वर है, माने संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। परिवर्तन क्या होगा, तो ई किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, य के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमने लिख दिया पै को है जैसे कि, फिर हमने क्या किया, ई को ये में लिखा, तो यहां पर रे बच गया आधा, जो किसके ऊपर चला जाएगा, अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। ये हमने लिख दिया आपके ये, ठीक है, रे चला जाएगा इसके ऊपर, और अंक जुड़ेगा तो ये हो जाएगा अंक, पर्यंक। परिधन अंक से शब्द क्या बन जाएगा, पर्यंक शब्द बन जाएगा, ठीक है। पर्यंक किसका पर्याय होता है, या तो ये पर्याय होता है आपके पलंग का, या ये ऐसा ऐसा कह सकते हो कि पर्यंक तद्भव आपके तत्सम शब्द है, और जो पलंग होता है वह तद्भव रूप होता है। पर आप इतना समझ लिए कि पलंग का अर्थ में पर्यंक को लिया जाता है। उसके बाद में स्त्री धन उपयोगी शब्द क्या है, स्त्री धन उपयोगी, त्रय के अंदर किसकी मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई है, धन के पश्चात क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो यहां पर संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। ई होता है तो परिवर्तन क्या होता है, ई परिवर्तित हो जाता है ये के अंदर। इतना आपके समझ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये से को लिख दिया जैसा है जैसा। फिर त्रय है, त्रय के अंदर हमें क्या करना है, आधा तय है और आधा रह है, ई की मात्रा हट जाएगी तो आधा तय और आधा रह, तो त्रय को आधा इस प्रकार लिखेंगे जिसमें क्या है, आधा ही तय है और आधा ही रह है, ठीक है। फिर ई किसके अंदर बदल जाता है, तो ई ये के अंदर बदल जाएगा, उ की मात्रा लग जाएगी, तो ये आपके उ की मात्रा लगा दी, ठीक है। फिर जो बचा शब्द उसको लिख दो उपयोगी। स्त्री धन उपयोगी से शब्द क्या बनेगा, स्त्रुपयोगी शब्द निर्मित होता है। संधि कौन सी हो जाती है, यण संधि हो जाती है। ई किसके अंदर परिवर्तित हो गया, य के अंदर, और उसके अंदर आगे उपयोग में उ की मात्रा लग गई, शब्द बन गया स्त्रुपयोगी। फिर आगे है अति धन अधिक, अति धन अधिक, एक को है जैसे के जैसे लिख दिया। फिर तय के अंदर किसकी मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा, ई किसके अंदर परिवर्तित होता है, य के अंदर परिवर्तित होता है, तो यहां पर आधा तय लिखा और ये लिख दिया, य के अंदर ए की मात्रा लग जाएगी, ये पूरा हो जाएगा और बन जाएगा अत्यधिक। अति धन अधिक से शब्द क्या बन जाएगा, अत्यधिक शब्द निर्मित हो जाएगा। उसके बाद है तनुधन अंगी, तनुधन अंगी शब्द है। यहां पर क्या है भाई, धन से पूर्व उ है और धन के पश्चात क्या है, अ है, माने यण संधि होगी, क्योंकि यण संधि में धन से पूर्व उ और धन के पश्चात असमान स्वर हो तो वहां पर यण संधि मानी जाती है। एक मिनट भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखो सबसे मुश्किल जो बिंदु है वो संधि बिंदु ही है, उसके बाद आपको इतनी समस्या नहीं होने वाली, फिर तो हम आराम से करते रहेंगे। थोड़ा सा अभी अभी शुरुआत में अभी जोश भी है आपको, तो जोश जोश में हम जो मुश्किल काम है उसको कर लेंगे, फिर हम जो बचेगा उसको आराम से करते रहेंगे। जैसे तनु धन अंगी, उ किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, तो वह के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। उ किस में बदल जाएगा, वह के अंदर बदल जाएगा। तो तय को है जैसे जैसे लिखा, आधा हो गया न, क्योंकि उसमें से उ किस में परिवर्तित हो गया,
वह के अंदर परिवर्तित हो गया, वह के अंदर ए की मात्रा लग जाएगी और ऊपर आ जाएगा अनुस्वार, और बचा जो लिख दिया। तनु धन अंगी से शब्द बनता है तनवंगी। शब्द क्या बनता है? तनवंगी। और तनवंगी किसे कहते हैं? तो वह स्त्री जिसको जो पतली हो उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं तनवंगी। जो स्त्री पतली होती है उसको कहते हैं तनवंगी, या सुकुमार को भी हम तनवंगी कहते हैं। फिर एक गुरु धन ऋण, इसको तो हमने देखा था गुर्व ऋण, हमने शब्द को समझा था, तो ये क्या बन जाएगा? गुर्व ऋण शब्द बन जाएगा। गुर्व ऋण शब्द निर्मित हो जाएगा। उसके बाद में आता है सुधन अच्छ। धन से पूर्व ऊ की मात्रा है, ऊ किसके अंदर बदलेगा? वह के अंदर बदलेगा, तो स क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ये आपके यहां पर हो गया स आधा, और ये बदल जाएगा वह के अंदर। आगे एक की मात्रा है वह लगेगी तो वह हो जाएगा पूरा। फिर शब्द जो बचा उसको, अंश बचा उसको पूरा लिख देंगे, जैसा बच्चा है वैसा का वैसा। शब्द क्या बन जाएगा? स्वच्छ। सुधन अच्छ से शब्द क्या बनेगा? स्वच्छ शब्द इससे निर्मित हो जाएगा। फिर है पितृधन अनुमति। री की मात्रा है तो री किस में परिवर्तित होगा? रे के अंदर परिवर्तित होगा, और फिर ए की मात्रा लग जाएगी। आधा तय और रे मिलकर क्या बन जाएंगे? त्रय। तो शब्द क्या बन जाएगा? पितृनुमति। पितृनुमति। मातृनुमति हमने बनाया था, उसी प्रकार यहां पर बन जाएगा पितृनुमति। पितृधन अनुमति से शब्द बनेगा पितृनुमति, संधि हो जाएगी यण। उसके बाद में मातृधन आज्ञा, इसी प्रकार मातृधन आज्ञा वहां पर हमने समझ लिया था इस शब्द को। फिर मातृधन इच्छा। मातृधन इच्छा शब्द में क्या होगा? री रे के अंदर बदल जाएगा, आधा तय और रे मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? त्रय बन जाएगा। त्रय में ई की मात्रा लग जाएगी तो यहां पर बन जाएगा मातृइच्छा। मातृइच्छा शब्द आपके इससे निर्मित हो जाएगी। ठीक है, छोटी ई है भाई यहां पर, है ना, बड़ी ई नहीं है। ठीक है, मातृ इच्छा शब्द बन जाएगा। मातृधन इच्छा से शब्द क्या बन जाएगा? मातृ इच्छा बन जाएगी। जो माता की इच्छा है उसे क्या कहते हैं? मातृ इच्छा कहते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे जो हमने यहां पर समझे। इसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या समझने में कहीं समस्या हुई हो तो आप हमें कमेंट कर देना, हम उसको और विस्तार से समझ लेंगे। अब हम समझते हैं, आप इसकी फोटो वोटो लेना चाहे तो यहां से ले लीजिए आप इसकी फोटो, सारे हमने यहां पर लिख रखे हैं। हाँ अच्छा, फोटो आती नहीं है तो आप इसको क्या करना, वीडियो को रोकना और फिर आप नोट्स बना लेना। पर साथ साथ नोट्स जरूर बनाना, मैं इतना जरूर आपको कहूंगा, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको रिवीजन करने का, आपके रिवीजन करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं होगा। हालांकि हम अंत में आपको ये स्लाइड होगी, जो भी आपने नोट्स होंगे वो उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं करवाएंगे आपको। तो आप इतना सा हमारा साथ दीजिए, इतना सा आप भी थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए कि आप साथ साथ ये लिख लें। थोड़ा थोड़ा वीडियो को रोक लीजिए साथ साथ और उनको लिखते जाइए। फिर आता है आपके विच्छेद कार्य। अब देखिए विच्छेद कार्य को समझते हैं। भाई ये तो हमने समझा कि जब विच्छेद दिए हो तो संधि कैसे करनी है। अब शब्द दिया हो तो विच्छेद कैसे करना है, इसको समझते हैं। तो देखो पहला काम क्या करना है, पहचान होनी चाहिए कि भाई इसमें संधि कौन सी है, ये पता चले तभी तो होगा। तो वहां पर पहला काम ये करना है कि शब्द के अंदर आपको देखना है ये, वह या आपके रे, ये वह या रे लिखे हो, ये वह या रे लिखे हो, और इनसे ठीक पहले आधा अक्षर हो। ठीक पहले क्या है, आधा अक्षर आ जाए। पहचान क्या है, शब्द के अंदर ये वह या रे लिखा हो और इनसे ठीक पहले क्या आ जाए, आधा अक्षर आ जाए। ये हलंत लिखा है लेकिन आगे जो मात्रा लगेगी वो मात्रा इसके अंदर लग जाएगी, इसलिए मैंने यहां पर हलंत लिख दिया है इसको, है ना, क्योंकि मात्रा हमें नहीं पता कौन सा आगे शब्द है जिसकी मात्रा लगेगी, इसलिए मैंने ये हलंत लिख दिया है। शब्द के अंदर ये वह या रे हो और उससे तुरंत पहले आधा अक्षर हो, तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें ये मानकर चलना है पहला कि भाई यहां पर यण संधि हो सकती है। कई ऐसा होता है कई जगह जहां पर यण संधि नहीं होगी, आधा अक्षर भी होगा, लेकिन एक पहचान के लिए ये आप कर सकते हो कि आपको पहचान हो जाएगी आपके शब्द के अंदर ये व रे लिखा हो और उससे तुरंत पहले क्या हो, आधा अक्षर हो। विच्छेद कार्य में आपको क्या करना है, कार्य में आपको पहला काम क्या करना है, आधे अक्षर को क्या कर देना है, पूरा लिख देना है। आधे अक्षर को क्या कर देना है,
पूरा लिख देना। अब उसमें मात्रा किस अनुसार लगाएंगे, तो मात्रा य व र, इन तीनों में से जो आगे शब्द लिखा हुआ है, जो आपके व्यंजन या आपके वर्ण लिखा हुआ है, उसके अनुसार इसमें मात्रा लगा देंगे। तो पूरा लिखकर य व और रे के अनुसार मात्रा, ये व रे के अनुसार क्या कर देनी है, मात्रा लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, दूसरा काम करना है को जो ये के पश्चात जो शब्द बचता है उसको धन के पश्चात लिख दें, उसको धन के बाद लिख दें या पश्चात लिख दें। अब आपको वापस समझते हैं, देखो क्या क्या करना है। पहचान के लिए क्या हो, शब्द के अंदर य व र लिखा हो और उनसे तुरंत पहले आधा अक्षर लिखा हो। काम क्या करना है आपको विच्छेद के लिए, पूरा जो अक्षर लिखा हुआ है, आधा अक्षर जो लिखा हुआ है उसको क्या कर देना है, पूरा लिख देना है। और ये व रे के अनुसार क्या कर देनी है, मात्रा लगा देनी है। दूसरा काम क्या करना है, जो आपके ये के पश्चात शब्द लिखा है उसको धन के बाद में लिख देना है। जो ये के पश्चात लिखा हुआ है उसको धन के बाद लिख देना है। इतना सा आपको करना है। अब आप इसकी फोटो ले लीजिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि पहला काम क्या करना है, शर्त क्या होनी चाहिए उस पहचान के लिए कि भाई शब्द के अंदर आधा अक्षर हो तथा आधे अक्षर के बाद में क्या हो, यह वह र लिखा हुआ हो। काम क्या करना है, आधे अक्षर को पूरा लिख दो। फिर काम क्या करना है, दूसरा काम यह व रे के अनुसार उसमें क्या कर दो, मात्रा लगा दो। तीसरा काम यह व रे को छोड़कर शेष अंश को धन के पश्चात लिख दें। बस इतना सा आपको काम करना है, यह आपके विच्छेद कार्य हो जाएगा। कुछ उदाहरण से हम इसको करेंगे और समझेंगे। जैसे ये कुछ उदाहरण है, इनको हम विच्छेद करेंगे और समझेंगे। देखो पहला काम हमने क्या कहा था कि शब्द के अंदर यह वह या रे लिखा हो, यह वह या रे लिखा हो। तो यहां पर यह लिखा हुआ है और यह से तुरंत पहले क्या लिखा हुआ है, आधा अक्षर लिखा हुआ है। तो यह आपके आधा अक्षर आ गया। अब क्या करना है, भय को लिख देना है पूरा। तो ये लिख दिया भाई ए और भय को लिख दिया हमने पूरा। ठीक है, ये के अनुसार मात्रा लगा देनी है। तो ये कब बनता है, जब ई होता है। तो यहां पर या तो क्या आ सकता है, ई आ सकता है या ई आ सकता है। अब जब उपसर्ग पढ़ेंगे तब आप पढ़ोगे अभी उपसर्ग के अंदर हमेशा छोटी मात्रा आती है। कौन सी मात्रा आती है, छोटी मात्रा आती है। तो यहां पर छोटी ई लग जाएगी, अभी बन जाएगा, है ना। उपसर्ग आप पढ़ोगे तब पढ़ोगे अभी, अभिमुख है, अभिसार है ना, वो सारे अभियोग है, वो शब्द किससे बनते हैं, अभी उपसर्ग से ही बनते हैं। फिर आगे शब्द आपके अभिधन, आगे बचा यह के अंदर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा लगी हुई है। तो इसको हम कर देंगे, ए की मात्रा को निकाला और अर्थना लिख दिया। अभिधन अर्थना, शब्द क्या बन जाएगा, अभ्यर्थना। अभिधन अर्थना से शब्द क्या बनेगा, अभ्यर्थना। पहला काम क्या किया, भय को पूरा लिखा, यह वह रे के अनुसार मात्रा लगाई। तो यह के अनुसार मात्रा कौन सी आ गई, ई की मात्रा। बाकी जो यह के अंदर जो आपके मात्रा लगी हुई थी उसको हमने ए को बाहर निकाल लिया और पूरा लिख दिया। अभिधन अर्थना शब्द बन गया। उसके बाद में द्रव्य आराधना, द्रव्य आराधना, इसके अंदर क्या करना है भाई, तो भाई पहला काम शब्द के अंदर यह वह रे देखना है और उससे तुरंत पहले क्या हो, आधा अक्षर हो। यह लिखा हुआ है, तुरंत पहले आधा अक्षर है, तो ये हमने द लिखा और वह को क्या कर दिया, पूरा लिख दिया। अब क्या करना है, यहां पर मात्रा लगानी है। तो यह में कौन सी मात्रा लग सकती है, या तो ई आ सकता है या ई आ सकता है। देवी के अंदर कौन सी मात्रा आती है, तो बड़ी मात्रा आती है देवी के अंदर। देवी के अंदर कौन सी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है। ये एक ही मात्रा है ऊपर, ठीक है। फिर क्या है, यह के अंदर किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई, तो आ को ले लेंगे धन के पश्चात। और बचा जो शब्द है राधना, इसको लिख देंगे। देवी धन आराधना से शब्द क्या बनता है, द्रव्य आराधना शब्द आपके इससे निर्मित होता है। शब्द किससे बनता है, देवी धन आराधना से। संधि कौन सी होती है, यण संधि होती है। अब देखो भाई, देवी के अंदर मात्रा कौन सी है, बड़ी की मात्रा आता है। उसी प्रकार पत्नी के अंदर भी कौन सी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है। उसी प्रकार स्त्री के अंदर भी कौन सी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है। पति के अंदर कौन सी मात्रा आती है, छोटी मात्रा आती है। पति के अंदर पति छोटा ही होता है तो उसकी मात्रा भी छोटी हो गई, पत्नी बड़ी होती है तो उसका मात्रा भी बड़ी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा याद करने के लिए समझ लीजिएगा भाई, पत्नी के अंदर, स्त्री के अंदर, देवी के अंदर, इनमें सब में कौन सी मात्रा आती है, तो बड़ी मात्रा आती है। पति के अंदर कौन सी मात्रा आती है, छोटी मात्रा आती है। फिर देखिए स्वागत शब्द है, यह वह या रे लिखा होना चाहिए और उससे पहले क्या होना चाहिए, आधा अक्षर होना चाहिए। वह लिखा हुआ है तो वह को क्या कर देंगे, वह के अनुसार उसमें मात्रा लगा देंगे, ऊ की मात्रा।
से को क्या लिखना है, पूरा लिखना है। तो पहला काम से को पूरा लिखा, ये वह और रे के अनुसार मात्रा थी, वह के अंदर कौन सी मात्रा होती है, ऊ की मात्रा, तो ये ऊ की मात्रा। छोटा ऊ ही क्यों आया, जब उपसर्ग पढ़ेंगे तब सु उपसर्ग पढ़ोगे आप, जो अच्छे के अर्थ में प्रयोग में आता है वो सु उपसर्ग में कौन सी मात्रा होती है, छोटी मात्रा होती है। तो सु धन है, वह के अंदर मात्रा कौन सी लगी हुई है, आ की मात्रा, तो बाहर ले लेंगे आगत। सु धन आगत से शब्द क्या बनता है, स्वागत। अच्छा है जो आगत, उसको क्या कहते हैं, स्वागत कहते हैं। फिर है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य के अंदर ये वह रह के बाद में क्या होना, पहले क्या होना चाहिए, आदाक्षर होना चाहिए। ध को पूरा लिख देंगे, ये ध को पूरा लिखा, वह के अनुसार मात्रा लगा देंगे, ये ध को पूरा लिखा, और यहां पर क्या कर देंगे, वह के अनुसार मात्रा लगा देंगे। मधुधन आचार्य, इसमें आ की मात्रा है तो ये धन के बाद में ले लेंगे और ये शब्द बनेगा आचार्य, मधुधन आचार्य। मधुधन आचार्य क्या बन गया, मध्वाचार्य शब्द बन गया। चमुधन आगमन, चमुधन आगमन, इसमें देखिए थोड़ा सा समझते हैं। वह लिखा हुआ है और धन से पूर्व क्या है, आपके वह के पूर्व क्या लिखा हुआ है, आधा मैं, आधा मैं को पूरा लिखेंगे चमू, ऊ की मात्रा लगेगी क्योंकि वह है यहां पर, तो वह किस में परिवर्तित होता है, आपके वो ऊ होता है तो बनता है वह, तो वह है तो किस में अंदर बदल देंगे, वापस ऊ के अंदर बदल देंगे। धन लिखा और आगे आ की मात्रा लगी हुई है वह के अंदर, ये आ की मात्रा, और जो बच गया गमन उसको लिख देंगे चमुधन आगमन, चमुधन आगमन, शब्द क्या बन जाएगा, चमुआगमन। संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि। चमु किसका पर्याय होता है, तो चमु होता है सेना का पर्याय। चमु किसका पर्याय होता है, सेना का पर्याय होता है। और क्या क्या होते हैं सेना का पर्याय, तो कटक होता है, और क्या होता है, फौज होता है, और क्या होता है, अनि होता है, अनिक होता है, अनिकिनी होता है ना, वाहिनी होता है। ये सभी पर्याय किसके होते हैं, ये होते हैं आपके सेना के पर्याय होते हैं। तो सेना के पर्याय कौन कौन से साथ में देख लेंगे, सेना के पर्याय होते हैं कटक, फौज, अनि, अनीक, अनिकिनी, वाहिनी, ये सब किसके पर्याय होते हैं, फौज के पर्याय होते हैं। दल भी होता है, दल भी किसका पर्याय होता है, फौज का पर्याय होता है। चमू भी किसका पर्याय होता है, सेना का पर्याय होता है। सैन्य भी आपके सेना का पर्याय होता है, सैन्य भी आपके किसका पर्याय होता है, सेना का पर्याय होता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, पर्यायवाची आपको किस प्रकार याद होते हैं, जब आप साहित्य पढ़ते हो तो आपको ये बड़ी सरलता से समझ में आ जाते हैं। जैसे अभी एक प्री में प्रश्न आया था कि भाई कामरान का युद्ध किसके साथ हुआ था, तो जब आप राजस्थान की लोक संस्कृति पढ़ते हो, कला संस्कृति पढ़ते हो, तब उसके अंदर आप एक चीज पढ़ते हो चिरजा, एक शब्द पढ़ते हो चिरजा। वो चिरजा क्या होता है, देव की स्तुति, और वो क्या है, लोक साहित्य। अगर आप लोक साहित्य पढ़ते हो तो उससे क्या होगा, आपका पर्यायवाची भी तैयार होता है और प्रश्न भी। कैसे, जैसे एक चिरजा है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कमरो साह कटक चढ़ आयो, जंगल धर को जद गिरवायो, जेतरी जीत करी जंग माए, भगत को उबारणी जी। भगवती करणी माता के स्तुति के अंदर लिखा हुआ है, यहां पर क्या है, कमरो साह कटक चढ़ आयो, तो कटक किसका पर्याय है, सेना का पर्याय होता है। कमरों से कमरान हो गया, और किस पर उसने युद्ध किया, उसके किसके खिलाफ उसने आक्रमण किया, तो राव जेतसी के खिलाफ आक्रमण किया, और उसके अंदर जीता कौन, राव जेतसी जीता। जंगल किसे, जंगलधर कहते हैं, जंगलधर माने जंगलधर का राजा। जंगलधर है ना, जंगल किसका, किसको कहते हैं, तो भाई बीकानेर और बीकानेर के आसपास वाला क्षेत्र उसको क्या कहते थे, जंगल प्रदेश कहते थे। तो जंगलधर, जो जंगलधर का राजा है कौन, जेतसी हो गया। तो यहां पर आपके जो शब्द था कौन सा था, कटक। तो कटक आप जब साहित्य पढ़ते हो तो आपके इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं कि कमरो साह कटक चढ़ाए, तो कटक किसका पर्याय हो गया, सेना का पर्याय हो गया। और इसी प्रकार आपके कुछ प्रश्न भी तैयार हो जाते हैं, है ना, जो सामान्य चीजें होती है वो भी आपके तैयार होती जाती है। तो आपको जब समय मिलता है तो आप साहित्य पढ़ा कीजिए, ये आप इतनी सी मेरी बात मानिएगा। जब आपको मन नहीं हो पढ़ने का, है ना, तो कोई भी आप पुस्तक उठा लीजिए, कोई भी साहित्य की पुस्तक हो उसको उठाकर आप पढ़ा कीजिए उसको। अब जैसे पितराज्ञा शब्द है, इसके अंदर क्या होगा भाई, अब आपको इसके अंदर आधा अक्षर दिखेगा नहीं, पर आधा अक्षर है। रह से पहले कौन सा आधा अक्षर है, तय आधा अक्षर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
ये तय को लिख दिया आधा। अब इसको हमें क्या करना है, पूरा लिखना है, क्योंकि रे कब बनता है, जब वहां पर री हो, तो इसमें लगा देंगे री की मात्रा। ये हमने धन लिख दिया। आगे क्या है, त्रय के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहां पर भी कौन सी लग जाएगी मात्रा, आ की, और आज्ञा शब्द बन जाएगा। पितृधन आज्ञा से शब्द क्या बनेगा, पित्राज्ञा शब्द बनेगा। फिर एक कर्तरी शब्द है। कर्तरी शब्द के अंदर कैसा होगा भाई, तो कै को तो है जैसे जैसे लिख दो, त्रय के अंदर तय आ गया। अब तय री का रे कब आता है, जब री की मात्रा हो, तो इसके अंदर हम री की मात्रा लगा दी। ठीक है, ये बन गया आपके कर्तरी। आगे रे लिखा हुआ है तो ये भी लिख देंगे, फिर यहां पर लिख देंगे ई। ठीक है, क्योंकि ई की मात्रा लगी हो, वो धन से बाद में लिख देंगे। तो कर्तरी में शब्द में आपका विच्छेद क्या होगा, कर्तरी धन ई, शब्द क्या बनेगा, कर्तरी शब्द बनेगा। फिर इसी प्रकार स्वादिष्ट शब्द बन जाएगा। स्वादिष्ट शब्द है, उसके अंदर वह लिखा हुआ है, वैसे पहले क्या है, स है, वो आधा है, स को पूरा लिखेंगे, ऊ की मात्रा लगाने, सुधन आदि से शब्द क्या बन जाएगा, स्वादिष्ट शब्द आपके निर्मित हो जाएगा। अब आप यहां पर रोक इसकी नोट्स बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक विशेष नियम आता है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो नियम क्या है, हमने एक बात समझी कि भाई यह व और रे आता है, और उससे पहले अगर आधा अक्षर आ जाता है तो हमें क्या करना है, वहां पर यण संधि माननी है, और यण संधि के अनुसार वहां पर विच्छेद करना है। लेकिन एक इसमें विशेष नियम आता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कई जगह क्या होगा, स्व शब्द आएगा, वह लिखा हुआ है और स भी आधा है, तो आप यहां पर गलती मत करना, यण संधि मत करना, क्योंकि जब भी स्व, अपना, अपनी अथवा अपने, इनके अर्थ में जाता है, तब वहां पर स्व को क्या करना है, धन से पूर्व लिखना है। जब स्व, अपना, अपनी, अपने के अर्थ में जाता है, तो स्व को धन से पूर्व लिखना है, और फिर उसके आगे जो दूसरे संधियां होती है उसके अनुसार उसका विच्छेद करना है। जैसे शब्द आता है स्वार्थ, शब्द क्या है, स्वार्थ शब्द है आपके। स्वार्थ का अर्थ क्या होता है, स्वयं का अर्थ, यही तो स्वार्थ का अर्थ होता है। जो स्वयं का अर्थ सिद्ध करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। तो स्वार्थ शब्द है, इसका विच्छेद कैसे करोगे, तो भाई स्वार्थ का विच्छेद करने के लिए आपको क्या करना है, स्व को धन से पूर्व लिख देना है। स्व उपसर्ग होता है, स्व धन, आग बाकी बचता है, उसको कर देंगे अर्थ। अर्थ, स्व धन अर्थ शब्द क्या बनेगा, स्वार्थ बनेगा। संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि यहां पर होगी। आगे हम समझेंगे, अभी का आपको ये बस इतना से ध्यान में रखना है कि जब अपना, अपनी, अपने के अर्थ में आता है, तब हमें क्या करना है, उसे स्व को धन से पूर्व लिख देना है, और फिर दूसरी संधियां होती है उसके अनुसार उसका विच्छेद करना है। दीर्घ संधि आगे हम पढ़ेंगे तब इसको समझ लेंगे। यहां पर ए और ए मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। ठीक है, जैसे स्वार्थ है, स्वार्थी है ना, स्वावलंबन है, स्वावलंबन है, उसमें भी क्या होगा, स्वधन आलंबन बन जाएगा, स्वधन आलंबन बन जाएगा, स्वधन आलंबन, आलंबन शब्द बन जाएगा। ये आपकी बिंदी नहीं आएगी यहां पर, है ना। ठीक है, स्वधन आलंबन बन जाएगा। स्वावलंबन से शब्द कैसे बना, स्वधन आलंबन माने जो स्वयं के आपके निर्भर हो उसे कहते हैं, जो स्वयं के पर ही निर्भर हो, दूसरे पर आलंबित नहीं हो, आपके निर्भर नहीं हो, उसे कहते हैं आलंबन। स्वाधन आलंबन से शब्द बनेगा स्वावलंबन, और यहां पर संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। इसी प्रकार एक शब्द आता है आपके सत्यार्थ, शब्द आता है सत्यार्थ। सत्यार्थ शब्द में क्या होगा भाई, तो सत्यार्थ शब्द में हमने अभी समझा था कि भाई ये व और रे और उससे पहले आधा अक्षर हो, तो यहां पर आप क्या गलती कर सकते हो, आप क्या करोगे, तय लिख दिया, ये के अनुसार मात्रा लगा दी भाई, ये लिख दिया सती धन आर्थ कर दिया, सती धन आर्थ कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर यण संधि है ही नहीं, यहां पर संधि कौन सी है, यहां पर संधि है आपके दीर्घ संधि। कैसे, तो यहां पर है सत्य धन अर्थ, सत्य धन अर्थ शब्द क्या बनेगा, सत्यार्थ शब्द बनेगा। जो सत्य का अर्थ है वो सत्यार्थ शब्द बनेगा, सत्य धन अर्थ से वह निर्मित होगा। तो ये एक विशेष नियम है, इस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान देना।
विशेष नियम क्या है? यदि किसी शब्द के आरंभ में स्व शब्द लिखा हो, स्व शब्दांश लिखा हुआ हो और उसका अर्थ अपना अपनी अपने प्रकट हो रहा हो, तो उसका संधि विच्छेद करते समय स्व शब्दांश को धन से पूर्व लिख देना है, धन से पहले लिख देना है, और शेष अंश अंश को अन्य संधि नियमों के अनुसार लिखना चाहिए। यह था, ठीक है। कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? जैसे ये शब्द आपके स्वार्थ, स्वधन अर्थ से बन जाएगा स्वार्थ, उसी प्रकार स्वार्थी बन जाएगा स्वधन आर्थी से शब्द क्या बन जाएगा? स्वार्थी शब्द बन जाएगा। फिर है स्वाभिमान, स्वधन अभिमान, जो स्वयं पर अभिमान करता है उसे क्या कहते हैं? स्वाभिमान। फिर है स्वाध्याय, स्वधन अध्याय से शब्द क्या बन जाएगा? स्वाध्याय शब्द हो जाएगा। इन सब में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यह इन सब के अंदर दीर्घ संधि हो जाएगी। स्वधन अध्याय, स्वधन अभिमान, स्वधन आर्थी, स्वधन अर्थी और स्वधन अर्थ, ये आपके शब्द बन जाए। फिर है स्वावलंबन, स्वधन आलंबन से शब्द बनेगा स्वावलंबन। फिर है आपके स्वेच्छा, यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। स्वधन इच्छा, जो अपनी इच्छा से चलने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वेच्छा कहते हैं। फिर है स्वैच्छिक, जो अपनी इच्छा से चलने वाला है, जो स्वैच्छिक है, इच्छा से चलने वाला है, उसे भी हम कहते हैं स्वैच्छिक। स्वधन इच्छिक शब्द, स्वधन इच्छी, इच्छिक शब्द बनेगा, ऐच्छिक शब्द बनेगा। यहां पर इच्छा से बना है शब्द, स्वधन ऐच्छिक शब्द बनेगा, ऐच्छिक शब्द बनेगा। ये कैसे बना है? तो भाई ये शब्द बनता है प्रत्यय के अंदर इच्छा से, इच्छा शब्द होता है, उसके अंदर हम इक प्रत्यय लगा देते हैं। इक प्रत्यय लगाते हैं तो जो प्रथम वर्ण होता है उसके अंदर वृद्धि होकर वो बन जाता है आई। वो किस में बदल जाता है? आई में बदल जाता है। तो ई बदल गया आई के अंदर, बाकी क्या बचा? ई की मात्रा लग गई, यहां पर ई की मात्रा आ गई, और फिर क्या बचा? इसको लिख दिया स्वैच्छिक। स्वधन इच्छिक से बनता है तो इच्छा के अंदर इक प्रत्यय लगता है तो इच्छिक ऐच्छिक बन जाता है, और ऐच्छिक के अंदर स्व जोड़ दिया तो ऐच्छिक बन जाता है। संधि कौन सी हो जाएगी यहां पर? तो यहां पर आपके वृद्धि संधि हो जाएगी स्वधन ऐच्छिक से। फिर सत्यार्थ, सत्यधन अर्थ, सत्याग्रह, सत्यधन आग्रह से बन जाएगा। ठीक है, ये हमने यहां लिख रखा है, इसकी भी आप फोटो वोटो लेना चाहिए, नोट्स बनाना है तो आप बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, इनको हम सीधा सीधा बोल के ही समझ लेते हैं क्योंकि फिर लंबी चली जाएगी बहुत ज्यादा क्लास। कितनी होगी? अच्छा, ठीक ठीक है। अति धन अंश से शब्द क्या बनेगा? अत्यंत शब्द बनेगा। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, बस एक बार देख लेना आप इनको, इनको भी आप अपने नोट्स के अंदर लिख लेना, क्योंकि इतना ज्यादा हम अगर समझाएंगे सारे तो बहुत लंबी चली जाएगी क्लास। इसलिए ये आपको अन्य जो महत्वपूर्ण उदाहरण उनको हमने अलग से लिख दिया है, वो समझने के लिए थे, ये आपको याद करने के लिए और पढ़ने के लिए आपके लिए है। ठीक है, जैसे अति धन अंश से शब्द क्या बनेगा? अत्यंत शब्द बनेगा। अति धन अधिक से अत्यधिक बनेगा। अति धन अधिधन अधीन से बनेगा, अध्याधीन शब्द बनेगा। फिर अभिधन अंतर से अभ्यंतर शब्द बनेगा। अभिधन अर्थी से क्या बनेगा? अभ्यर्थी शब्द बनेगा। फिर त्रिधन अंबक से क्या बनेगा? त्र्यंबक बनेगा। त्र्यंबक किसके पर्याय है? तो भगवान शंकर का, भगवान शिव का पर्याय होता है त्र्यंबक। द्विधन अर्थी से द्व्यर्थी शब्द बनेगा, जो दो अर्थ प्रदान करने वाला है, दो अर्थ देने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? द्व्यर्थी कहते हैं। उसके बाद में निधन अस्त बनेगा न्यस्त। गतिधन अवरोध से बनेगा गत्य अवरोध। फिर है प्रतिधन आभूति गत्य अवरोध, बार बार शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा जाता है ना। गतिधन अवरोध यहां पर शब्द कर दिया जाता है गत्य अवरोध, गत्य अवरोध कर दिया जाता है, वो आपके गलत होता है। गत्य अवरोध होता है, एक ही मात्रा होता है, क्योंकि अवरोध नहीं होता, अवधन रोध होता है। अगर अवरोध शब्द को भी हम तोड़े तो अवधन होता है, अवधन रोध। ठीक है, गत्य अवरोध शब्द बनता है। गति धन अवरोध, धन शब्द से बनता है गत्य अवरोध। फिर प्रतिधन आभूति से शब्द बनता है प्रत्याभूति। प्रत्याभूति किसे कहते हैं? तो गारंटी को प्रत्याभूति कहते हैं। उसके बाद में प्रतिधन आश्रित से क्या कहते हैं? शब्द क्या बनते हैं? प्रत्याशित शब्द होता है। संधि कौन सी होती है? यण संधि होता है। प्रत्याशित किसे कहते हैं? जो इच्छित हो, जो अपेक्षित हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्याशित कहते हैं, आशा अनुसार हो। फिर विधन आकुल से बनता है व्याकुल। व्याकुल शब्द का जो अर्थ होता है वो बेचैन के अंदर चला जाएगा। जो आकुल है उसे हम बेचैन कहते हैं। व्याकुल व्यक्ति जो बेचैन हो, है ना, जो चैन रहित हो। ये कुछ और शब्द हैं, इनकी भी आप वीडियो को रोककर नोट्स बना लेना। ठीक है, तो यहां पर आपकी यण संधि समाप्त हो जाती है। कल हम शुरुआत करेंगे अयादी संधि से और इसी प्रकार आगे पढ़ते जाएंगे। अगर कोई शब्द आपको समझ नहीं आया हो तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, हम उसको आगे विस्तार से समझ लेंगे, उस पर हम बात कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।